Good evening to you all. Today we will start next part of chapter 9, refraction through prism. So let's start. फर्स्ट टॉपिक है प्रिज्म. तो प्रिज्म क्या होता है? तो आप सभी लोग क्लास 10th में प्रिज्म प्रैक्टिकली देख चुके हैं लैब में कैसा होता है दिखने में. तो वो जो प्रिज्म है वो ऐसा कुछ रहता है ट्रायंगुलर शेप में फ्रंट व्यू से देखने से, है ना. अब वो कैसा रहता है, इसके 3 फेसेस जो हैं वो रेक्टेंगुलर शेप के रहते हैं. यहाँ से देख सकते हैं आप, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड. 3 रेक्टेंगुलर फेस और 2 ट्रायंगुलर. ठीक है, ये इधर से फ्रंट से देखने से ट्रायंगुलर और इसी तरह से पीछे से देखने से ट्रायंगुलर. तो ऐसा कुछ रहता है जो प्रिज्म है. क्लियर है. अब इस प्रिज्म में क्या प्रॉपर्टी होता है? तो ये जो प्रिज्म है वो एक तरह का ग्लास का बना होता है. अलग अलग मटेरियल का हो सकता है. वो फ्लिंट जो ग्लास है वो और क्राउन ग्लास है वो अलग अलग तरीके का होता है. तो इसमें रिफ्रैक्शन का फिनोमिना होता है. ठीक है, डिस्पर्सन का फिनोमिना होता है. ये सब अपने को देखने को मिलता है प्रिज्म में. ठीक है. अब प्रिज्म को अगर इसका 2D व्यू लें, ये तो 3D व्यू है ना. 2D व्यू में फ्रंट से लें जिसमें अपने को ट्रायंगल दिखाई दे रहा है तो ऐसा कुछ दिखाई देगा. अब यहाँ से ये जो सरफेस दिखाई दे रहा है उसको रिफ्रैक्टिंग सरफेस बोलते हैं. ये वाला जो सरफेस दिखाई दे रहा है उसको बोलते हैं क्या? रिफ्रैक्टिंग सरफेस. और ये हो गया बेस, प्रिज्म का बेस. फिर उसके बाद यहाँ पे एक एंगल बना है, देखिए 60 डिग्री बना है, तो इसको क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ प्रिज्म. क्लियर है. अब प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्शन कैसे होता है इसको इस डायग्राम से समझते हैं. यहाँ से देखिए ABC एक प्रिज्म है. ठीक है. अब यहाँ से ये जो PQ दिख रहा है, ये PQ क्या चीज है? इंसिडेंट रे, है ना. अब ये जो MQO है वो क्या है? नॉर्मल फॉर रिफ्रैक्टिंग सरफेस AB, है ना. फिर एक और दूसरा रिफ्रैक्टिंग सरफेस है AC, है ना. उसका नॉर्मल क्या है? NRO. क्लियर. तो यहाँ से देखते हैं, यहाँ से PQ इंसिडेंट रे है. अब कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में एंटर कर रही है? रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम. अब रेयरर से डेंसर में अगर एंटर कर रही है तो किधर बेंड होगी? वो टूवर्ड्स दी नॉर्मल, है ना. अपने को रूल पता है, रेयरर टू डेंसर में टूवर्ड्स दी नॉर्मल. तो टूवर्ड्स दी नॉर्मल देखो, यहाँ से ये रे ऐसे जा रही थी, ऐसे जा रही थी और ये ऐसे बेंड हो गई. ठीक है. तो यहाँ से इस तरीके से ऐसा बेंड हो गई टूवर्ड्स दी नॉर्मल. ये नॉर्मल की तरफ झुक गई है. अब यहाँ पे फिर से रिफ्रैक्शन का फिनोमेना मिलेगा. क्यों? क्योंकि फिर से मीडियम चेंज होने वाला है. इस बार मीडियम कैसे चेंज होगी? फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर. ठीक है. तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है ये R और ये NRO क्या है? नॉर्मल फॉर रिफ्रैक्टिंग सरफेस AC. ठीक है. अब अगर डेंसर टू रेयरर जा रही है तो किधर बेंड होगी? अवे फ्रॉम दी नॉर्मल. तो देखो अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो ऐसे जाता. ठीक है. फिर ये मीडियम चेंज हो गया, ऐसे ना जाके ये बेंड हो गई अवे फ्रॉम दी नॉर्मल. ठीक है. अब यहाँ पे एंगल बना, देखिए ये एंगल I है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे. ठीक है. फिर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ना, R1 बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे. ये वाली जो रेस है QR वो क्या है? रिफ्रैक्टेड रे, है ना. और ये जो MQO है वो क्या है? नॉर्मल. फिर यहाँ से R2 बना. R2 जो है वो इस सरफेस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस है, या फिर बोल सकते हैं जो QR है वो इंसिडेंट रे है. कौन से सरफेस के लिए? AC के लिए. अब यहाँ से फिर से जो रेस है वो कहाँ से कहाँ जा रही है? डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम. तो फिर से बेंड हो गई. तो यहाँ पे बना क्या? R2 जो कि इस सरफेस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस है. और यहाँ पे क्या बना? E, एंगल ऑफ इमरजेंस. ठीक है. इसको इमरजेंट रे बोलते हैं. ये जो RS दिख रहा है वो क्या है? इमरजेंट रे. ठीक है. और यहाँ पे इमरजेंट रे और नॉर्मल के बीच में क्या बन रहा है? E. क्लियर है. तो इस तरह से ये डायग्राम बना. अब उसके बाद अपने को क्या करना है? इंसिडेंट रे को स्केल का यूज करके ऐसा आगे बढ़ाना है. ठीक है. ये देखिए, ये जो PQ है वो इंसिडेंट रे है, उसको स्केल का यूज करके कंटिन्यूसली डैश डैश करके आगे बढ़ाना है. ठीक. और जो इमरजेंट रे है उसको पीछे ले जाना है. ये देखो यहाँ से जो RS है उसको पीछे ले जाना है. तो पीछे ले जाने से एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी दोनों. वो पॉइंट यहाँ पे कौन सा है? T. ठीक है. तो T पे जो एंगल बना, यहाँ पे एंगल UTR बोलो या फिर UTS बोलो, ये जो एंगल है उसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन. ठीक है. मतलब फाइनली जो
रेस है वो इतना बेंड हुई, ठीक है, डेल एंगल, ठीक है। तो इस तरह से होता है रिफ्रैक्शन का फिनोमिना। ये डायग्राम आपको क्लियर रहना चाहिए क्योंकि इस चैप्टर में इस डायग्राम का बहुत बार यूज होना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है, रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ डेविएशन एंड एंगल ऑफ प्रिज्म। इसको मैं बाद में बताऊंगा, एक डेरिवेशन है इसमें, ठीक है, जो 5 या फिर 6 मार्क्स में आता है। उस डेरिवेशन के लिए ये कंटिन्यू करेंगे इसको, क्योंकि सेम कैलकुलेशन उस डेरिवेशन में भी है। चलिए अब अपन देखते हैं क्या, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, ठीक है। उसके लिए एक ग्राफ का यूज करेंगे, ये ग्राफ, ठीक है, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। तो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन का ये जो ग्राफ है उसमें देख सकते हैं एक्स एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, आई, और ये जो वाई एक्सिस है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगल ऑफ डेविएशन डेल। अब यहाँ पे ग्राफ बना है तो ग्राफ में इनपुट में क्या लेंगे अपन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस अपने ऊपर डिपेंड करता है कितना लेना है, ठीक है। तो यहां से अपन क्या काम करेंगे, ये जो एक्सपेरिमेंट है उसको अपन प्रैक्टिकली लैब में भी परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन स्मॉल एंगल से स्टार्ट करेंगे, यहां से देख सकते हैं स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस स्टार्ट करेंगे, फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस को धीरे धीरे इंक्रीज करते जाएंगे। और ये जो एक्सपेरिमेंट है लैब में परफॉर्म करते टाइम क्या चीज को नोट करेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन को। क्लियर है यहां तक जो बताया। एंगल ऑफ इंसिडेंस का अलग अलग वैल्यू लेंगे, मान लो 20 डिग्री ले रहे हैं तो 20 डिग्री में अपन प्रिज्म के थ्रू जो रिफ्रैक्शन है उसको लैब में परफॉर्म करेंगे और उससे क्या रिजल्ट निकलेगा, एंगल ऑफ डेविएशन डेल का वैल्यू कितना है, तो मान लो 70 आ रहा है, ठीक है। अब उसके बाद 20 से इसको 30 लेंगे तो 30 लेने से 60 आ रहा है। फिर ऐसे करते करते अपन अलग अलग 8-10 वैल्यू लिए किसका, एंगल ऑफ इंसिडेंस का, उसके रिस्पेक्ट में फिर उसका रिजल्टेंट वैल्यू किसका आया, एंगल ऑफ डेविएशन का। फिर हमने क्या किया, दोनों के बीच ग्राफ प्लॉट किया। तो ग्राफ प्लॉट करने से ग्राफ का डिजाइन कुछ ऐसा देखने को मिला। तो ये जो ग्राफ का डिजाइन ऐसा देखने को मिला, इसका कंक्लूजन क्या है, स्टार्टिंग में जब अपन एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज कर रहे थे, देख सकते हैं हम, स्टार्टिंग में जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज हो रहा है तो एंगल ऑफ डेविएशन का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। अब एक पर्टिकुलर वैल्यू पे आके उसका एंगल ऑफ डेविएशन का वैल्यू मिनिमम, फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू को इंक्रीज करने से एंगल ऑफ डेविएशन इंक्रीज हो रहा है। यहां तक क्लियर हुआ। स्टार्टिंग में एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज होने से एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीज हो रहा है, एक पर्टिकुलर वैल्यू पे एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम हुआ, फिर से एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू को इंक्रीज करने से एंगल ऑफ डेविएशन इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब यहां से दूसरा कंक्लूजन क्या मिलता है, यहां से देख सकते हैं I1 और ये I2, मतलब दो एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए सेम एंगल ऑफ डेविएशन मिल रहा है। आई बात समझ में, दो वैल्यू, किसका वैल्यू, एंगल ऑफ इंसिडेंस का, एक वैल्यू क्या है I1, तो I1 के लिए यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन इतना है, ठीक है। और फिर हमने थोड़ा सा और वैल्यू देखा I2 जो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस है, उसके लिए भी एंगल ऑफ डेविएशन इतना ही है। मतलब दो एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए एक ही एंगल ऑफ डेविएशन है। ऐसा हर जगह पे होगा, ठीक है, एक पॉइंट को छोड़ के, ठीक है। ये जो आई दिख रहा है उस पॉइंट के लिए बस ये जो एंगल ऑफ डेविएशन है उसका वैल्यू एक ही होगा, है ना। मतलब एक एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए एक एंगल ऑफ डेविएशन, और इसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, मिनिमम डेविएशन। इस कंडीशन में जो एंगल ऑफ डेविएशन है उसका वैल्यू मिनिमम है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा डायग्राम से समझते हैं, और डायग्राम से देखिए, मान लो इनिशियली अपन पी क्यू को इंसिडेंट रे मान के चल रहे हैं और ये क्यू आर रिफ्रैक्टेड रे और आर एस क्या है, इमरजेंट रे। तो ये वाला साइड इनपुट और ये वाला साइड आउटपुट। तो आई का वैल्यू यहाँ पे और ई का वैल्यू यहाँ पे, मतलब मान के चलते हैं ये वाला वैल्यू कितना है 20 है और ये वाला 60 है। फॉर एग्जाम्पल ये वाला 20 है और ये वाला कितना है 60, ठीक। अब अपन क्या करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी अपन ये मान के चल रहे हैं, हमने जो लैब में परफॉर्म कर रहे हैं मान के चलो ये चीज, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया। मान लेते हैं कि इधर का जो पिन लगाए थे उसको हमने इनपुट लिया और इधर वाला आउटपुट। तो अब रिवर्स करते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से। इधर वाला जो रेस है या फिर पिन है ना, पिन बोल सकते हैं, पिन को अपन एज ए रेस मान के चलते हैं, आगे देखेंगे कैसे, है ना। तो ये आर एस को अपन क्या मान के चलते हैं,
इंसिडेंट रे है ना, एस आर जो है इंसिडेंट रे, आर क्यू क्या है रिफ्रैक्टेड रे, और क्यू पी क्या है इमर्जेंट रे। तो इस कंडीशन में आई का वैल्यू अब कितना हो गया 60 और ई का वैल्यू कितना हो गया 20, बट डेल का वैल्यू तो वही है। आई बात समझ में, मतलब आई का वैल्यू पहले 20 था तो डेल का वैल्यू उतना ही था, फिर आई का वैल्यू 60 हो गया, फिर भी डेल का वैल्यू उतना ही है। तो देखिए आई के दो वैल्यू के लिए डेल का वैल्यू सेम, ठीक है। अब इसी तरह से अलग अलग वैल्यू लेंगे तो अपने को हर बार दो आई के वैल्यू के लिए सेम डेल का वैल्यू मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ पे ये डेल का वैल्यू मिनिमम है, मतलब मिनिमम डेविएशन का कंडीशन है, तो यहाँ पे क्या होगा आई का केवल एक ही वैल्यू के लिए डेल का एक वैल्यू होगा। अब उसको कैसे समझ सकते हैं, ऐसा कंडीशन तभी पॉसिबल है जब यहाँ पे आई और ई का वैल्यू इक्वल होगा। ये बात आई समझ में, कैसे देख सकते हैं, मान लो आई का वैल्यू कितना है 40, ठीक है, ये चीज हमने लैब में ही परफॉर्म किया, 40 है, और यहाँ पे ई का वैल्यू भी क्या है 40, और डेल का कुछ वैल्यू आया, कुछ भी मान सकते हैं हम। अब देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी अप्लाई करेंगे तो होगा क्या, अभी इनिशियली ये वाला इंसिडेंट रे है, ये वाला इमर्जेंट, तो आई का वैल्यू 40 तो डेल का कुछ वैल्यू। फिर अगर रिवर्सिबिलिटी से इधर से स्टार्ट करते हैं, एस आर को अपन इंसिडेंट रे मान के चलते हैं, तो फिर भी देखिए आई का वैल्यू कितना है 40, पहले भी आई का वैल्यू कितना था 40, तो फिर भी डेल का वैल्यू वही, तो इधर से भी 40 इधर से भी 40, तो हो क्या रहा है एक्चुअल में वैल्यू अपन रिवर्स कर रहे हैं लेकिन वैल्यू क्या है इक्वल है, इसीलिए अपने को लग रहा है कि आई का एक ही वैल्यू के लिए डेल का एक वैल्यू है, ठीक है। और इसी कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं मिनिमम डेविएशन, जहां पे डेल का वैल्यू सबसे कम होगा। आई होप कि समझ में आ गया होगा आप सभी लोग को। अब अभी मैं कुछ देर पहले जो पिन वाली बात बता रहा था वो क्या है, आप लोग को मैंने क्लास 10th में एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब वाला एक्सपेरिमेंट कराया था, है ना। तो उसमें क्या किए थे अपन, इनपुट में एक पिन, दो पिन लिए थे, है ना, ये दो पिन जिसको अपन इंसिडेंट रे मान के चले थे, ठीक है, उसमें भी याद होगा आपको। तो वैसे ही अपन लोग यहाँ भी करेंगे, एक प्रिज्म लेंगे, फिर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे दोनों साइड, फिर अपने हिसाब से अपन एंगल ऑफ इंसिडेंस को चॉइस कर लेंगे और इंसिडेंट रे ड्रॉ करेंगे। अब इंसिडेंट रे ड्रॉ करेंगे तो उसमें दो पिन को होल्ड करेंगे, है ना, यही इंसिडेंट रे पे कहीं पे थोड़े डिस्टेंस पे दो पिन को होल्ड करेंगे और उसी पिन को इस डायरेक्शन से अपन देखते हैं, ठीक है, इधर साइड से देखते हैं। तो इस साइड से देखने से अपन क्या ऑब्जर्व करते हैं कि ये जो पिन है, इन दोनों पिन का जो इमेज है यहाँ पे प्रिज्म में दिखाई देता है। तो अपने को दो पिन और इधर होल्ड करना रहता है। कैसे होल्ड करना रहता है कि चारों पिन कोलिनियर है। अब चार पिन कौन कौन सा हुआ, दो जो अपन होल्ड करने वाले हैं और दो जो इस प्रिज्म में इसका इमेज दिखाई देने वाला है। तो ऐसा कुछ कोलिनियर रहना चाहिए। तो यहाँ पे अपन होल्ड करते हैं और होल्ड करने के बाद फिर इस तरह से रे को ड्रॉ करते हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और इमर्जेंट रे को, ठीक है। तो ये वाला जो कंक्लूजन लाइन है वो आप सभी लोग रीड करना। तो इसका कंक्लूजन ये मिला कि एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन के कंडीशन में एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमरजेंस के इक्वल होता है, ठीक है, I इज इक्वल टू ई। और साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा R1 इज इक्वल टू R2 भी होता है ना, डायग्राम से देख सकते हैं ये दोनों तो इक्वल होंगे ही, ठीक है, I1 और I2, साथ ही साथ R1 और R2 भी क्या होते हैं इक्वल होते हैं, लेकिन एक ही कंडीशन के लिए। कौन सा कंडीशन, कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन। नेक्स्ट है डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय थिन प्रिज्म, ठीक है, थिन प्रिज्म के लिए यहाँ से डायग्राम सेम है। चलिए कैलकुलेशन पोर्शन पे आते हैं। म्यू इज इक्वल टू साइन I1 अपॉन साइन R1 स्नेल्स लॉ से इस सरफेस के लिए, ठीक है, साइन I1 अपॉन साइन R1 फॉर स्मॉल एंगल ऑफ I1, है ना, प्रिज्म जो है थिन है तो उसका वैल्यू स्मॉल रहेगा। तो I1 की स्मॉल वैल्यू के लिए साइन I1 इज नियरली इक्वल टू I1, वैसी साइन R1 इज नियरली इक्वल टू R1, ठीक है, स्मॉल एंगल के लिए जो कि साइन और टेन बस में होता है, ठीक। ये एक तरह से एजम्पशन है ना। इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया म्यू इज इक्वल टू I1 अपॉन R1, तो I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा म्यू R1। अब सेकंड सरफेस के लिए क्या हो जाएगा, स्नेल्स लॉ से कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में जा रही है, डेंसर टू रेयर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 μ1 होगा, है ना। तो 2 μ1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्नेल्स लॉ से साइन R2, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है इस सरफेस के लिए, साइन R2 अपॉन
साइन I2, लेकिन इधर क्या रहेगा 1/μ रहेगा। क्लियर है, क्योंकि डेंसर टू रेयर जा रही है। अब दोनों साइड रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देख सकते हैं g/μ का वैल्यू इतना है, तो μ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन I2 अपॉन साइन R2। दोनों साइड हमने रिवर्स कर दिया। इक्वेशन नंबर 3 फिर से वही स्मॉल वैल्यू के लिए इतना, इक्वेशन नंबर 4 आ गया। अब यहां से ये जो a प्लस डेल इज इक्वल टू I1 प्लस I2 लिखा वो कहां से आया, जो अभी हमने कुछ देर पहले स्किप किया था। ठीक है, उसको बाद में देखेंगे कैसे आया ये, डेल प्लस a इज इक्वल टू I प्लस E। ठीक है, तो यहाँ पे अपन वैल्यू पुट करेंगे I1 I2। याद रखिएगा कहीं कहीं पे I1 को I और I2 को E लिया जाता है, और कहीं कहीं पे I1 और I2, लेकिन मीनिंग सेम है ना। तो यहाँ पे I1 μR1 और I2 μR2, म्यू कॉमन है। अब R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 क्या होता है A। ठीक है, तो A प्लस डेल इज इक्वल टू क्या हो गया μA। ये भी यहीं से है, देख सकते हैं आप, जहां पे हमने स्किप किया था, a इज इक्वल टू R1 प्लस R2। क्लियर है, इसको अपन नेक्स्ट डेरिवेशन में अच्छे से क्लियर करेंगे। तो यहाँ से μA, उसके बाद डेल इज इक्वल टू क्या, ये वाला जो a है उसको राइट साइड में शिफ्ट कर दिए, तो μA माइनस a, तो डेल इज इक्वल टू क्या μ माइनस 1 इंटू a। ठीक है, तो यहाँ से एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो किस पे डिपेंड करता है, एंगल ऑफ प्रिज्म पे और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। ठीक है, जो जिस मटेरियल से जो प्रिज्म है बना है उस पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो ज्यादा डेविएट करेगा, ज्यादा बेंड करेगा, है ना। और उसी तरीके से एंगल ऑफ प्रिज्म अगर ज्यादा है तो भी ज्यादा बेंड करेगा, क्योंकि थिकनेस ज्यादा होगा। क्लियर। उसके बाद अपन जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, जो कि एग्जाम में कई बार आ चुका है, एक्सप्रेशन फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म, उसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, ओके, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।